हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 5 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज के ऑलरेडी जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से एक टॉपिक डिस्कस कर लिया था, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आज हम लोग टॉपिक 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल आपका है। जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, ये चैनल उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एंड जॉब नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संपद है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो कितने टाइप के होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो बेसिकली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये दोनों टाइप के होते हैं। जो रिन्यूएबल होते हैं यानी रीन्यूएबल, दैट मीन्स कि इसको रिप्लेस किया जा सकता है। एंड नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको रिप्लेस किया नहीं जा सकता है। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस में अगर हम देखें तो क्या है, वाटर है, सन है, वायु है, ठीक है, वुड है। एंड जो रिप्लेसेबल है यानी जो रिप्लेसेबल नहीं है, वो कौन कौन से चीज है, नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल। तो अगर हम देखें जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वन रोपण। व्यक्तिगत स्तर या सामुदायिक स्तर पर वन रोपण परित्यक्त या खारिद भूमि को वास्तविक वन परिस्थितियों के तंत्र में बदलने में मदद कर सकता है। यानी on an individual level or community level, afforestation can help in the conversion of abundant or degraded land into an actual forest ecosystem। यानी आप जहाँ पे रह रहे हो, आपका जहाँ पे घर है, आपका जहाँ पे घर है, उसके बगल में अगर कोई ऐसा लैंड आप देखें जहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी का भी निवास नहीं है, एकदम वैकेंट लैंड है, तो अगर आप वहाँ पे कोई भी एक फल का जो बीज है उसे कर दे, या कोई भी एक जो मैंगो ट्री हो सकता है, कोई भी एक ट्री को आप वहां पे प्लांट कर दे, आप देखिएगा एक के बाद एक के बाद एक उसके जो बीज है उससे वहां पे एक छोटा सा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। और वहां से आपको क्या क्या मिलेगा, वहां से आपको ऑक्सीजन मिलेगा, वहां से आपको फ्रूट मिलेंगे, है ना। तो हम एफोरेस्टेशन यानी वन रोपण से, यानी जो वृक्ष रोपण होता है उससे भी हम हमारे जो फॉरेस्ट के जो रिसोर्स है उसको बचा सकते हैं। ये संपूर्ण हमारे हाथ में होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन क्या है, पुनर्वनरोपण। वन रोपण पहले से ही बना, यानी जो से रहित जो भूमि होता है, यानी जहाँ पे हम रीप्लांटिंग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जो डिफॉरेस्टेड हुआ है, यानी जहाँ से जो पेड़ है उसको काटा गया है। वन उत्तराधिकारी चयनित भूमि में पारिस्थानिक उत्तराधिकार को बढ़ावा देता है, यानी फॉरेस्ट सक्सेशन प्रोमोट्स इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द सिलेक्टेड लैंड। जहाँ पे ऑलरेडी एक छोटा सा फॉरेस्ट टाइप का कुछ था, अगर वहाँ पे हमने डिफॉरेस्टेशन कर भी दिया होगा या डिफॉरेस्टेशन किसी ने करा होगा, तो वहाँ पे अगर हम फिर से ट्राई करें तो हम रिफॉरेस्टेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं।
ये एक जैविक समुदाय की जो संरचना है उसका फैसला करता है, जो समय के अवधि में निर्मित होने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकार पर निर्भर करता है। यानी ये जो इकोसिस्टम है इसे हमको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि अगर कहीं पे भी डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो वहां पे हम डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। और क्या, प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग, इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है कंट्रोल्ड बर्निंग। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग होता है उसको हम कंट्रोल्ड बर्निंग के नाम से भी जानते हैं, which involves setting a planned fire to maintain a healthy forest environment. Burning of plants is scheduled to maintain the forest health and prevent unnecessary forest fire. यानी ये नहीं कि अरे आज मन किया तो चलो वन में आग लगा देते हैं तो ये डिफॉरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ और कर लेंगे। नहीं, एक प्लानिंग, अगर हम बर्निंग कर रहे हैं किसी भी एक काम कारण के वश तो हमें फर्स्ट प्लानिंग करना पड़ेगा कि अच्छा हम इस दिन बर्निंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, वहाँ पे हमें लोगों को तैनात करना पड़ेगा कि वो दूसरी ओर वो आग ना फैल जाए, ये जो सारे चीजें हैं इसे हमें देखना होगा। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे अगर हम देखें तो जल उपचार प्रणालियों का इंजीनियर करें कैसे, लागत प्रभावी बुनियादी ढांचे को उपयोग करना और ऊर्जा की बचत करके पानी का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना। यानी जो कॉस्ट इफेक्टिव वे है, जो कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें यूज करना चाहिए एंड रिसाइकलिंग करना चाहिए। ठीक है, रिसाइकलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। और क्या, पारंपरिक वर्षा जल संचयन, जब बारिश के, अभी तो बारिश का टाइम है, बारिश की टाइम पर जो पानी हमें मिलता है अगर हम उसे स्टोरेज करें एंड उसके बाद अगर हार्वेस्ट करें तो वहां से भी हम वाटर को रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। यूजिंग सस्टेनेबल मेथड्स फॉर इरिगेशन, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिंग फॉर ड्रिप इरिगेशन कंपेयर टू स्प्रिंकल इरिगेशन, यानी जो हम स्प्रिंकल इरिगेशन करते हैं पानी का वो ना करके हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। यानी जो ड्रिप इरिगेशन है उसको हम कम अगर देखें तो जो छिड़काव होता है, छिड़काव सिंचाई जिसे हम कहते हैं, वो तुलना में ड्रिप सिंचाई का विकल्प चुनना चाहिए। प्रोमोट स्पॉन्ज सिटीज, यानी क्या कहा गया है, प्रोमोट मैनग्रोव प्लांटेशंस टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर लेवल। जो मैनग्रोव प्लांटेशन होता है वो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे कहा गया है इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ लैंड इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, especially when we consider factors such as soil erosion and soil degradation। यानी जो लैंड का जो रीयूज है वो एक इम्पोर्टेंट है इस तरफ से कि एग्रीकल्चरल बेसिस में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लैंड हमको मिलेंगे जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है एंड वहाँ पे हम सॉइल इरोशन देख सकते हैं, सॉइल डिग्रेशन देख सकते हैं, तो इसको हमें ठीक करना होगा। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड डाइवर्सिफाइड लैंड, यानी जिस लैंड पे एक से ज़्यादा फसली हम कर सकते हैं उसको हम ढूंढेंगे एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हमारा जो कदम होगा वो होगा, उससे क्या होगा, जो सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो भी अच्छा होगा। Controlled migration of people can also help in lowering the impact of a possible strain on natural resources for that particular land and diagnosis of socioeconomic issues। यानी जो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं, अगर वो कोई ऐसी जमीन पे आके बस जाए जहाँ पे एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो नहीं होगा, लैंड का जो बेसिक नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उस चीज को भी हमें ध्यान रखना होगा। टू रिकॉग्नाइज बैरन लैंड एंड डिग्रेडेड लैंड टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सेम, यानी हमें क्या देखना चाहिए, पिछली बारी में हमने क्या देखा, पिछले पॉइंट में कि ऐसे जमीन पर इंसान को नहीं अपना घर बनाना चाहिए जो कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है, पर
गवर्नमेंट को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ऐसा लैंड ढूंढना चाहिए जहां पर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम जो घर है वो बना सकते हैं। क्रिएट एंड सपोर्ट लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड। ये जो लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है या जो अपनाया है, उससे ठीक ठाक से रखना भी हमारा एक नैतिक दायित्व है। नेक्स्ट है मिनरल रिसोर्स मैनेजमेंट। In situ or abundant ores to be cleaned and put to some different use with proper land resource management techniques. We as a community can try to restore a few traces of vegetarian there. इन सिटू जो होता है परित्याग उपयोग के साफ किया जाना चाहिए, यानी जो रिफ्यूज्ड है उसको ठीक से हमें साफ करना चाहिए और उचित भूमि का संसाधन प्रबंधन तकनीकों के साथ कुछ अलग उपयोग में लाया जाना चाहिए। हम एक समुदाय के रूप में वो वनस्पति को कुछ निशानों को बहाल करने का प्रयास कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, फ्यू मिनरल रिसोर्सेज विद रिन्यूएबल एनर्जी टेक्निक्स। और हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियस यूज ऑफ मिनरल्स एंड प्रॉपर implementation of public policies can have a good impact on minerals and would extend their span of availability। यानी ये नहीं कि अरे खनिज मिल रहा है तो इसे चलो यूज कर लो, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। एक सार्वजनिक जो नीति है उसे अपनाएंगे, एक लिमिट को हम बांध देंगे, उस लिमिट के बाद हम उसे यूज नहीं करेंगे। एंड जो खनिज है उसका हम अच्छा प्रभाव पड़ सकता है और उनका जो उपलब्धता होता है उसका भी जो अवधि है वो भी बढ़ाया जा सकता है। एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट, सेविंग कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफ्रॉस्टिंग द फ्रिज। फ्रिज का जो डिफ्रॉस्ट करके बिजली की खपत की को कम करा जा सकता है। यानी हम हफ्ते में 2 दिन या एक दिन फ्रिज को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इट इज द मोस्ट यूजेबल हाउस होल्ड थिंग। तो ये बहुत कामों में यूज होता है, नॉट इन हाउस होल्ड बट ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे रेफ्रिजरेशन का यूज किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल में मेडिसिन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बहुत ऑटोमेटिक फ्रिज अभी मार्केट में है जो एक टाइम के बाद अपने आप बंद हो जाता है ना, आफ्टर दैट वो फिर से उसको चार्ज में ले लेता है। तो वैसे चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। बिजली प्रणालियों का इंसुलेशन करना चाहिए। जो ऊर्जा कुशल उत्पाद खरीदे, जैसे एक उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि उपकरण पर ऊर्जा स्टार रेटिंग लगाए। हमें पता है कि हम अगर फ्रिज खरीदते हैं, हम अगर एसी खरीदते हैं तो ऐसे स्टार मार्क होता है, तो स्टार मार्किंग हमें देख लेना चाहिए। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑन अ डोमेस्टिक लेवल, हमें पता है कि डोमेस्टिक लेवल पे भी ग्रीन हाउस गैस होते हैं, तो उसका जो उत्सर्जन है उसको कम करना चाहिए। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर टू एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ऐसे कुछ पॉलिसीज लाना चाहिए, ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स करने चाहिए जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस कर सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लास आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एंड आप ये क्लास दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग यूजीसी नेट, जीआरएफ, होम साइंस एंड पेपर 1 प्रिपरेशन कर रहा है। ये जो क्लासेस है ये एब्सोल्युटली फ्री है और उसका जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।